स्वागत है आपका झारखंड टीवी स्कूल के एक नए चैनल में, नए वीडियो में। मैं नीरज मोहन झा अपने चैनल नोवस बायोलॉजी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे ये क्लास होने जा रहा है। आशा है आप इसे पसंद करेंगे और कुछ अनसुलझे रहस्य इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी रोचक होते हैं। और मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और एंजॉय करें। तो लेट्स बिगिन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 के लेसन 11, आओ ब्रह्मांड को जाने। आओ ब्रह्मांड को जाने, और ये इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो नो द यूनिवर्स। ठीक है। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हो सकता है कि आपके माँ हो, पापा हो, दादा दादी, आपके छोटे भाई बहन, ये सभी मिलके क्या हो गए? एक परिवार हो गए। और परिवार का मुखिया कौन हुआ? जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हों, नेतृत्व कर रहे हों, उन्हें हम परिवार का मुखिया कहते हैं। तो इसे हम लोग अपना परिवार, मेरे परिवार में भी मेरे माँ पापा हैं, मेरे पत्नी हैं, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये सब एक परिवार के रूप में है। ठीक इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में भी बहुत तरह के खगोलीय पिंड वगैरह हैं और इन सभी को मिलाकर सौर परिवार कहा जाता है, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सौर मंडल सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। सूर्य तथा खगोलीय पिंड जो इनकी परिक्रमा करते हैं, उन सभी से मिलकर क्या होता है? सौर परिवार बनता है। अब यहाँ एक नया शब्द मैंने इस्तेमाल किया, खगोलीय पिंड। तो पहले देखते हैं कि खगोलीय पिंड क्या है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत सारे अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या क्या थे? तारे, ग्रह, चंद्रमा और अन्य बहुत सारे पिंड सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारे और ग्रह में एक अंतर है, यहाँ बिल्कुल साफ साफ समझ लें कि तारे और ग्रह में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि तारे के पास अपना प्रकाश होता है। यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो तारों के पास अपना एक प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये मुख्य अंतर है दोनों में। और ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को ही, यानी तारे के प्रकाश को ही परावर्तित करके दूसरी ओर भेजते हैं, जिससे वो दिखाई देते हैं। ठीक, चलें तो आगे देखते हैं कि तारे और ग्रहों में एक अंतर है कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता। यह तारों, ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है सूर्य। यहाँ बिल्कुल अगर कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य एक तारा है या नहीं, तो आप हाँ लिखेंगे। यह तारों सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, मैंने यहाँ से लिख दिया है। इसे आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे। उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर भ्रमण करते हैं। अब ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं और उपग्रह जो है वो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, भ्रमण करते हैं, और ये भी खगोलीय पिंड के अंतर्गत ही आते हैं। जिनमें हमारे पृथ्वी में क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा भी एक प्राकृतिक उपग्रह है। भाई चंद्रमा से तो हमारा पुराना रिश्ता है। हम जितने भी बच्चे होते हैं सबके वो मामा होते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो सारे गानों में, लोरियों में आप चंदा मामा के नाम से सुनेंगे। और इनका मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो चंद्रमा की अलग अलग कलाएं हैं, यानी फेजेस हैं, वो सभी कैसे बनते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिकल है, उसके तहत आपको मैं बताऊंगा। बता रहा था आप लोगों को कि सूर्य तथा इन पिंडों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल, सूर्य और उनके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले जितने भी ग्रह होते हैं उन्हें पिंड हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कहा है कि उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। इनके बीच एक मजबूत आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी आकर्षण के कारण हर एक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं अपने एक निश्चित पथ पर, रास्ते पर, और एक दूसरे से दूरी बनाए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग फिर से। तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि जब हम लोग छोटे थे और जब तक हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तब तक ग्रहों की संख्या 9 पढ़ाई जाती थी हम लोगों को।
तो क्या था वो 9 ग्रह और क्यों अब 8 ग्रह, इसको देखते हैं। तो अभी तत्काल 2006 सन 2006 के बाद से हम 8 ग्रह को मान्यता दी जाती है और जो 9वां ग्रह था जो प्लूटो था उसे अब बौना ग्रह के श्रेणी में पाया जाता है, कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं सभी ग्रहों का नाम। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में सभी का नाम रखा है, आप दोनों याद करें ज़्यादा बेहतर होगा, परीक्षा उपयोगी रहती है ये। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, आप देखें तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार मैंने इसे लिख रखा है, यानी सूर्य से सबसे करीब बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण हमारा सबसे दूर है। अगर इसे इंग्लिश में हम देखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी इनके ग्रह के नाम हो गए। यहाँ ये प्लूटो था जिसे हम लोग 9वें ग्रह के रूप में तो जानते थे, लेकिन बाद में ये एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। हुआ यूँ कि अब चलते हैं थोड़े इसके इतिहास पे। प्लूटो का खोज 18 फरवरी 1930 में यूएसए में ये क्लाइड टॉमबॉग द्वारा किया गया था। क्लाइड टॉमबॉग द्वारा किया गया था, लेकिन 2000 के आसपास क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे खगोलीय घटनाएं हुई जिनसे ये लगने लगा कि जो एक ग्रह का परिभाषा है वो पूरा नहीं कर पा रहा है प्लूटो के द्वारा। और 13 सितंबर 2006 को ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की बैठक हुई, यहाँ इन्होंने ग्रहों की एक परिभाषा दे दी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो बैठक हुई 13 सितंबर 2006 को, वो यहाँ उन्होंने बताया ये 3 तरीके से परिभाषित किया गया एक प्लैनेट को, यानी ये तीनों लक्षण अगर किसी में है तो वो सही है। पहला था सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हों, ये गोल शेप के हों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसमें हो और ये गोल शेप के हों, और तीसरा था कि ये अपने आसपास के सभी चीज़ों को खाली कर चुके रहें। पहला 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या पहला 2 जो बिंदु थे उस पर प्लूटो तो पूरा कर रहा था, लेकिन तीसरे बिंदु पे ये पूरा नहीं हो पा रहा था। इसके कारण इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के इस परिभाषा के कारण ये प्लूटो हमारा प्लैनेट की जगह पे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह के श्रेणी में आ गया। अभी तक इस वाक़या को बीते हुए 10 साल हो जाने के बावजूद लोग अभी भी बहुत जगह इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें ये पसंद नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। तो अभी अगर आप कहीं पढ़ते हैं या परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो सौर मंडल में आप कितने ग्रह बताएंगे? 8 ग्रह बताएंगे। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और प्लूटो को क्या कहेंगे? प्लूटो को बौना ग्रह कहेंगे। किस साल से ये हुआ? 2006 से। और किसके जो इनका संस्था है जो इनका काम देखता है वो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसी की एक बैठक हुई थी 13 सितंबर 2006 को, जिसमें इसे प्लैनेट की जगह ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह के रूप में परिभाषित कर दिया गया था। अब आते हैं हम लोग ध्रुव तारा। आप देख सकते हैं ये ध्रुव तारा, इसे इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? पोल स्टार। पोल स्टार, पोल स्टार या ध्रुव तारा जो है ये एक बहुत बड़ा तारामंडल है, बहुत बड़ा तारामंडल है और खगोलीय गोले के उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है। खगोलीय गोले के उत्तरी ध्रुव के निकट है, जिसके कारण दुनिया के अधिकतर जगहों से ध्रुव तारा पृथ्वी के हमेशा उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिखाई देता है। क्योंकि ये खगोलीय गोले के उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है, इसलिए ये दुनिया के अधिकतर जगहों से ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित प्रतीत होता है। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि पुराने समय में जब लोगों के पास कॉम्पास वगैरह नहीं हुआ करता था, तो समुद्र में जो नाविक या नाव लेके चलते थे या रेगिस्तानों में जो व्यापारी सफ़र करते थे, वो ध्रुव तारा के लोकेशन को देखकर अपना दिशा निर्धारित करते थे।
यानी पहले के लोग बहुत ज़्यादा हम लोगों से इस चीज़ में उन्नत किस्म का विज्ञान का इस्तेमाल करते थे। तो ये रहा ध्रुव तारा। आगे बढ़ते हैं, तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशन। तारामंडल को ही नक्षत्र भी कहा जाता है। तारामंडल को क्या कहते हैं हम लोग? नक्षत्र भी कहते हैं। खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को कहते हैं। खगोल शास्त्र में क्या कहते हैं? आकाश में तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और इसमें 5 तरह के महत्वपूर्ण तारामंडल हमारे आकाश में आप देख सकते हैं। जैसे पहला है वृहत सप्तर्षि, दूसरा है लघु सप्तर्षि, वृश्चिक, मृग, शर्मिष्ठा। अगर इसे इंग्लिश में हम देखें, उर्सा मेजर और ग्रेट बियर, उर्सा माइनर और लिटिल बियर, स्कॉर्पियन, ओरियन और हंटर एंड कैसियोपिया। ये 5 तरीके के हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे करते चल रहे हैं और एक एक करके हर एक नक्षत्र को यानी कॉन्स्टेलेशंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? वृहत सप्तर्षि। वृहत सप्तर्षि ये फरवरी और मई माह के बीच में रात्रि के प्रथम प्रहर में उत्तर दिशा की ओर आपको दिखाई देगा। ये 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। आप इसके डिजाइन से भी आप देख सकते हैं, मैंने एक तस्वीर बना रखा है। 7 बिंदुओं पे 7 तारे होते हैं और वो इनका आकृति किस तरीके का होता है? आकृति एक बड़ी कलछी जिससे वो सब्जी वगैरह या पूरी छानते हुए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, घरों में आपकी माएँ इस्तेमाल करती होंगे, उन्हें कलछी कहा जाता है। या अथवा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क की तरह ये दिखाई देता है। तो क्या हो गया? ये वृहत सप्तर्षि। दूसरे नंबर पे था हमारा लघु सप्तर्षि। लघु सप्तर्षि गर्मियों के रातों में उत्तर दिशा में देखा जा सकता है। ये भी गर्मियों के माह में, हमेशा गर्मियों के माह इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उस समय आकाश साफ रहते हैं, बादल नहीं रहते हैं, तो आप आसमान में चीज़ों को सुस्पष्ट देख सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर चीज़ों में आपको लिखा हुआ रहेगा कि गर्मियों के माह में आप उत्तर दिशा में रात्रि में इसे देख सकते हैं। इनमें भी 7 तारे होते हैं और इनमें भी तारों की संख्या कितनी होती है? 7 ही होती है। ठीक है। वृहत सप्तर्षि की तुलना में तारे कम चमकीले होते हैं। इनके तारे ज़्यादा चमकीले होते हैं और इनके तारे कम चमकीले होते हैं इनके तुलना में। इन 7 तारों में एक ध्रुव तारा भी होता है और इन 7 तारों में एक ध्रुव तारा भी होता है, इसलिए इसे ध्रुव तारा मंडल भी कहते हैं। ध्रुव तारा मंडल। और इसका भी आकृति कुछ इस तरीके से रहता है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके का इनका रहता है। छोटे भालू के बच्चे के आकार का इसको कहा जाता है। और इसके बाद आता है वृश्चिक। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियन, बिच्छू। इनका जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से। यह कहा जाता है कि मुख्य तौर पे इसमें भी 7 तारे ही होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे तारों को मिलाकर एक आकृति बिच्छू की प्रकार की होती है, इसलिए इसका नाम वृश्चिक रखा गया और स्कॉर्पियन इंग्लिश में बोला जाता है। गर्मियों में स्पष्ट दिखाई देता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि गर्मियों में ही आकाश हमें साफ दिखाई देता है। इनमें भी मुख्य 7 तारे होते हैं। मुख्यतः इनमें भी कितने होते हैं? 7 तारे होते हैं और इसकी आकृति बिच्छू की तरह होती है। और इनकी आकृति बिच्छू की तरह होती है। और चौथे नंबर पे थे मृग। यहाँ जैसे गर्मी की रात बताई जा रही थी, इन दोनों में ये अंतर आ जाएगा। ये देखिए कि सर्दियों के मध्य रात में स्पष्ट दिखाई देता है। अब तक हम लोग देख रहे थे गर्मियों के मध्य रात में, यहाँ आके क्या हो गया? सर्दियों के मध्य रात में स्पष्ट दिखाई देता है। इनमें भी 7 से 8 तारे होते हैं। मध्य के 3 तारे शिकारी के बेल्ट को निरूपित करते हैं। 5 अन्य चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित हैं। कुछ इस तरीके का आकार आपको दिखेगा, ये बेल्ट के जैसा दिख रहा है। इसमें मुख्य तारा इतने ही होते हैं, लेकिन ये और भी तारे दिखकर ये आपको शिकारी जैसे कोई तीर चला रहा हो और उसके तर्कस में 2 तीर रखा हुआ, कुछ इस तरीके का नज़र आता है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? मृग या व्याध, यानी हंटर, शिकार करने वाला। और 5वां है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा का मतलब ही होता है संस्कृत में सुंदरी। क्या मतलब होता है? संस्कृत में मतलब होता है सुंदरी। और ठीक वैसे ये अंग्रेजी के W अक्षर को निरूपित करती है बहुत हद तक। लेकिन अगर आप इसके किताब में आप अपना देखेंगे कि इसमें बिल्कुल एक लड़की बैठी हुई है, सुंदर लड़की, वैसा तस्वीर ये बनाते हैं। सर्दियों की रात्रि में प्रथम पहर में दिखाई देता है। अंग्रेजी के W
अक्षर के रूप की तरह प्रतीत होता है। और इनमें भी कितने तारे होते हैं? इनमें 5 तारे होते हैं। तो यहाँ